महफिल अपने पूरे शुरूर पर थी। गौहर बानो का नाच और उसकी सुंदरता लोगों के दिल में उतरती ही जा रही थी। तभी बंदूक की गोली की तेज आवाज से सभी सहम गए और सबके सामने था मशहूर डाकू सुल्ताना। डाकू सुल्ताना, जिसके नाम से ही लोगों की थरथरी निकल जाती थी। गौहर बानो को देखकर सुल्ताना उसे एकदम देखता ही रह गया और पास आकर कहने लगा, बड़े चर्चे सुने हैं तेरी खूबसूरती के। सचमुच तू तो बला की खूबसूरत है। चल मेरे साथ, बीहर में जानी बनाकर रखूंगा। लेकिन गौहर बानो छिटक कर दूर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना तुझ जैसे डाकू के साथ। उसने पास बैठे गौहर के भाई अलादीन के सीने पर बंदूक तान दी। नहीं चलेगी मेरे साथ तो गया तेरा भाई। गौहर सहमते हुई बोली, मेरे भाई को मत मारो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। और गौहर बानो सुल्ताना के साथ आ गई। तो कौन थी ये गौहर बानो? क्यों मशहूर थी वो डाकू पुतली बाई के नाम से? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के अंत तक। गौहर बानो का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बरबई गांव में हुआ था। नाच गाकर घर चलाने वालों के बच्चे को बचपन से ही नाचने गाने का शौक था। बड़ी होते होते उसकी सुंदरता और नाचने गाने की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि पुतली की तरह नाचती है, और यही कहते कहते उसका नाम ही पुतली बाई पड़ गया। गौहर ने सुल्ताना डाकू के प्यार को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वो चाहती थी कि इस मारकाट से दूर सुकून की जिंदगी बिताए। लेकिन सुल्ताना के ना मानने पर वो अपने गांव वापस लौट गई। लेकिन सुल्ताना की जानकारी लेने के लिए पुलिस गौहर को गिरफ्तार कर बहुत प्रताड़ित करती है। और अब पुतली बाई जान चुकी थी कि बीहड़ के बाहर की दुनिया के सभी रास्ते उसके लिए बंद हो चुके हैं, और अब उसने डाकुओं के तौर तरीके भी सीख लिए। कुछ साल बाद अब पुतली बाई सुल्ताना के बच्चे की मां बनने वाली थी। सुल्ताना नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी उसकी ही राह पर चले, इसलिए उसने पुतली बाई को अपने से दूर अपनी माँ के पास भेज दिया। पुतली बाई के वापस आते ही एक बार फिर से पुलिस की प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन पुतली बाई ने अपना मुंह नहीं खोला, जिस वजह से प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस रोज रोज के शोषण से पुतली बाई तंग आ चुकी थी। वो बच्चे को जन्म देकर सुल्ताना के पास वापस चली गई और अपने बच्चे को अपनी माँ के पास ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद सुल्ताना डाकू ने गैंग के विस्तार के लिए दूसरे डाकू लाखन को अपने साथ शामिल किया, तो ये बात पुतली को रास नहीं आई। 25 मई 1955 को जब पुतली अपनी बेटी से मिलकर अपनी माँ के घर से वापस आई, तब उसे पता चला कि पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में सुल्ताना मारा गया है। लेकिन ये बात पुतली को हजम नहीं हुई। पुतली बाई को यकीन था कि लाखन ने ही दूसरे डाकू के साथ मिलकर सुल्ताना का कत्ल करवाया है। अब पुतली में गुस्सा भर चुका था। वो सिर्फ मौका ढूंढ रही थी बदला लेने का, और एक दिन वो मौका उसे मिल गया। उसने सुल्ताना की गैंग के साथ मिलकर अटैक किया और वो कामयाब भी हुई। उसकी हिम्मत को देखकर सब हैरान थे, और अब पुतली बाई गैंग की सरगना बन गई और बंदूक की नोक पर बेखौफ डकैती डालने जाती थी और मौका पड़ने पर लोगों की हत्या भी कर देती। अब वो पुलिस की प्रताड़ना से भी नहीं डरती थी, और पुलिस के लिए उसके मन में इतनी नफरत भर चुकी थी कि इसने पुलिस वालों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ पुलिस वालों की 10 उंगलियां ही काट डाली और उनकी बीवियों के गहनों के लिए उनके कान तक नोच डाले। इसी बीच एक मुठभेड़ के दौरान पुतली के हाथ में गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसे एक हाथ गंवाना पड़ा। इसके बावजूद एक हाथ से ऐसे सटीक निशाना लगाती थी कि 10-15 पुलिस वाले भी पुतली बाई के सामने टिक नहीं पाते थे। 23 जनवरी 1958 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पुलिस की एक टीम डाकू लाखन से मुठभेड़ की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान पुतली बाई भी वहां पहुंच गई, और इस आखिरी मुठभेड़ में आतंक का पर्याय बन चुकी पुतली बाई का भी अंत हो गया। जहां चकाचौंध भरी जिंदगी और बीहर की खौफनाक रातों को उसने करीब से देखा था, वहीं पैरों में घुंघरू बांधने से लेकर हाथों में बंदूक तक उठाई थी। मात्र 32 साल की उम्र में पुतली बाई का अंत हो गया। लेकिन अकेले 10-15 पुलिस वाले भी उससे पंगा लेने से कतराते थे। पुतली बाई को चंबल में महिलाओं की बगावत की पहली आवाज भी माना जाता है। तो ये थी भारत की सबसे पहली महिला डाकू पुतली बाई।
अगर आपको हमारे चैनल की ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।